मेरी आवाज तो आ रही है ना? आवाज नहीं आ रही? या आप यहाँ बैठ जाए फिर। नहीं, कोई बात नहीं। आवाज जवाहर पास आ जाओ, पास आ जाओ। थोड़े और आगे आ जाओ, नहीं लगता है आपको। चलिए कोई अरे बात गधे नहीं। का होगा बेटा। अरे गधे नहीं सर, आ रही है। नहीं आ रही है आवाज। आ रही, पीछे वाले को नहीं आ रही, आगे वाले को आ रही। ठीक है, चलिए। आगे 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 बेटा। आगे। मतलब सब दिखेंगे आगे आने के बावजूद। नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। अपन ने थोड़ी देर पहले कागा साहब को और अवस्थी साहब को सुना। ये दोनों लोग बहुत ही अनुभवी हैं। कागा साहब की मान्यता DHL में एक विद्वान की दृष्टि से है और शंभू रतन जी अवस्थी न केवल विद्वान है, 5 पुस्तकें मेरे ज्ञान में, सतीश शायद लिख रहा है, 5 पुस्तकें लिख दी हैं। वो सारी पुस्तकें विज्ञान पर हैं और आजकल ग्रीन एनर्जी जो हाइड्रोजन पर चलने वाली बात है उस पर काम कर रहे हैं। तो मैं कागा साहब को जो नहीं है उनको स्मरण करते हुए श्री अवस्थी जी, किरण जी, साबू जी, हमारे पड़ोस में बैठे सुभाष जी और वल्लभ डोंगरे जी, जिनके तत्वावधान में सारा कार्यक्रम हो रहा है, और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सुबह से ये सीख रहे हैं कि परीक्षा कैसे लेना। मैं विचार कर रहा था कि आपको किस दिशा में बात करूं। उन्होंने भी कुछ दिशा दे दी मुझे। मैं आपसे एक मुंडकोपनिषद का श्लोक बोलने के लिए निवेदन करता हूं। बोलिए। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसका अर्थ है असत से सत की ओर। परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि हम असत से सत की ओर, तमस से ज्योति की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाएं, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। अब एक बात बताइए, असत शब्द का अर्थ होता है जो नहीं है। सत मने है, असत मने जो नहीं है। जो नहीं है उससे हम है की ओर जाएं। असतो मा सद्गमय। अब आप एक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, जो नहीं है उसको क्या करोगे? उसकी तरफ जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। तो जो नहीं है उसकी ओर नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ विचार किसी और का है। जो नहीं है वो आपको मालूम नहीं, वो नहीं है। जैसे कोई भी विज्ञान की पुस्तक है, उस पुस्तक के बारे में आप कुछ नहीं जानते, उसका विषय आप नहीं जानते, तो वो नहीं है। तो आप उसको जानने की ओर जाएं, उसको पढ़ने की ओर जाएं। यह है असतो मा सद्गमय। अब तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं। इस ब्रह्मांड में कोई स्थान ऐसा नहीं जहां अंधेरा है। समझ में आई आपको मेरी बात? ये ब्रह्मांड जितना विशाल है, इसका कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां अंधेरा है। बस जिसे आप अंधेरा कहते हो वो छाया है। जैसे सूरज दूसरी तरफ चला गया तो महाप्रकाश हो गया, यहाँ आप कहते हो अंधकार हो गया, नहीं, वो छाया हो गया। आपको ये समझना है कि अंधकार नाम का कोई अस्तित्व है ही नहीं ब्रह्मांड में। जो कुछ है वह छाया है, और अंधकार क्या है? अज्ञान। आई हैव नो नॉलेज, आई हैव नो इंफॉर्मेशन, आई हैव नो लॉजिकिंग कैपेसिटी। इसका नाम समझ में आ गया? अंधकार। तो तमसो मा ज्योतिर्गमय में प्रकाश की ओर जाऊं। प्रकाश तो ज्ञान का प्रकाश, अध्ययन का प्रकाश, और भी बहुत सारे प्रकाश है। प्रकाशों की कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्यु से अमृत की ओर चला जाओ। अमृत जो मरा हुआ नहीं है। समझ में आ गया? जो मरा हुआ नहीं है। कहते हैं साहब ये तो अमृत भोजन है, अर्थात वो मरा हुआ नहीं होना चाहिए। मरा है तो वो अमृत नहीं है। अंकुरित अनाज जो है अमृत है, लेकिन वही अनाज जो सूखा हुआ है, हमारा पेट तो भर देता है, लेकिन वो अमृत नहीं है, वो मृत है, मरा हुआ है। तो अब विचार करो थोड़ी देर के लिए कि मैं मृत्यु और मां अमृतम में, मृत्यु से अमृत की ओर चला जाए। एक व्यक्ति जो मर गया है उसके लिए संसार का कोई मतलब है? बताओ, है कुछ नहीं। उसके लिए जवान लगा है, मर चुका हो, फिर वो अमृत की ओर जाने की बात कैसे करता है? इसलिए करता है
कि ये परमात्मा का आदेश है, ध्यान रखो। उपनिषद जो है गुरु और शिष्य परंपरा में ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा है। तो यहाँ पर मृत्यु और मामृतम गमय में हम मृत्यु का अर्थ सीधा सीधा सा अभी जो आगे जो पीछे बता चुके हैं इनको का, हमारा ज्ञान मृत्यु है, हमें नहीं पता वो मृत्यु है, हम प्रयत्न नहीं करते हम मृत्यु है, हम सोए पड़े रहते हैं वो मृत्यु है, हम मृत्यु की ओर जाएं। यह इस उपनिषद के मंडूपनिषद का मंत्र है, अर्थ है। तो ध्यान रखो, ये जीवन का एक उद्देश्य बन जाए आपका। क्या बन जाए? उद्देश्य। अब इस बात को हमारे बोम्बे साहब या साहू साहब लिखवा देंगे, आप इसको याद रख लीजिए जीवन भर के लिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु और मामृतम गमय, इस प्रकार का आप ध्यान रखिए। अब मैं आपको कुछ सिद्धांत की बात बताता हूँ, और सिद्धांत की बातें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है तो बता दिया गया है बहुत ज़्यादा। इस ब्रह्मांड में क्या है, कितने अस्तित्व में बता सकते हो बच्चे? कुछ आप विचार करो जरा, आप हो, ये है, वो है, सब है, तो अस्तित्व कितने बता सकते हो? है जो कितने, बोलो। विचार आया कुछ मन में? जी कितने अस्तित्व? ध्यान रखो, केवल 2 हैं, और आपको 2 के ही बारे में पढ़ना है, 2 के बारे में ही समझना है, 2 के बारे में ही विचार विमर्श करना है। एक चेतन अस्तित्व है और एक जड़ अस्तित्व है। आप और मैं चेतन है, ये टेबल जड़ है, ये गिलास जड़ है, इसके अंदर पानी है वो जड़ है। और परिभाषा इसकी क्या है? जिसे ये पता है कि मैं हूं, और जिसे ये भी पता है कि टेबल है, ये गिलास है, इसके अंदर पानी, उसका नाम क्या है? चेतन। समझ में आ गया आपको? उसका नाम क्या है? चेतन। और जिसका अस्तित्व है लेकिन उसे पता ही नहीं है कि मैं हूं, उसका नाम क्या है? जड़। तो ये जड़ और चेतन का भेद हो गया। अब आप जब विज्ञान पढ़ते हैं, देन यू स्टडी साइंस, क्या पढ़ते हैं? सारे जड़ जगत का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखो, क्या करते हैं? जड़ जगत का अध्ययन करते हैं। किंतु उस विज्ञान की एक शाखा और भी है जो चेतन का भी अध्ययन करती है, उसको हम जूलॉजी और बॉटनी कहते हैं। वो चेतन है कौन से? जीव जगत है, वनस्पति जगत है, वनस्पति जगत चेतन है, जीव जगत है चेतन है, उनका भी अध्ययन करते हैं। तो यहाँ हम उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। किसके? जो बायोलॉजी में पढ़ते हैं या बॉटनी में पढ़ते हैं, उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। उनकी जातियाँ वो तो फिर विशेष व्याख्याएं हो जाती हैं। तो हम मूल रूप से जो हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो जड़ जगत का अध्ययन। समझ में आ गया तुमको? नहीं आया? आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। अब इस जड़ और चेतन के 2 अलग अलग विभाग कर दिए हैं हमारे देश के दार्शनिक विद्वानों ने। छोटे से छोटा जड़, बड़े से बड़ा जड़, छोटे से छोटा चेतन, बड़े से बड़ा चेतन। समझ में आ गया? अब तुमको क्या करना है? छोटे से छोटे जड़ का अध्ययन करना है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और बड़े से बड़े जड़ का अध्ययन जब आगे चले जाओगे तो करना। बताओ छोटे से छोटा जड़ क्या हो सकता है? छोटे से छोटा नहीं अनुमान लग रहा? कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका कोई दोष नहीं है। छोटे से छोटा जड़ परमाणु है। क्या है? परमाणु। सबसे छोटा यदि कोई जड़ है जिसका अस्तित्व है वो परमाणु, जिसके बाद में टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है? एटम कैन नाइदर बी डिवाइडेड नॉर बी क्रिएटेड। न तो उसकी हम रचना कर सकते हैं न उसको तोड़ सकते हैं। वो छोटे से छोटा जड़ है। और बड़े से बड़ा जड़ क्या है? ब्रह्मांड। सबसे बड़ा जड़ वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन आगे जाके करोगे आप। अभी आपको अध्ययन करना पड़ रहा है यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री में एटम से रिलेटेड बातों को। ठीक है? तो छोटे से छोटे जड़ का अध्ययन करना पड़ रहा है। अब आप छोटे से छोटा चेतन क्या है? मेरे में, आप में बैठी आत्मा क्या है? छोटे से छोटा चेतन, छोटा है चेतन। और बड़े से बड़ा चेतन कौन है? ब्रह्मांड तो जड़ है। परम लगा दो इसके आगे शब्द, परमात्मा सबसे बड़ा चेतन है। आप समझ में आ गया? आप कोई कहे कि ईश्वर बताओ, ये मूर्ति में ईश्वर है, यहाँ ईश्वर है, वहां ईश्वर, कुछ नहीं है। बड़े से बड़ा चेतन अस्तित्व यदि ब्रह्मांड में कोई है, ब्रह्मांड में कोई है, ब्रह्मांड के बाहर भी है, ब्रह्मांड के अंदर भी है, सब जगह है,
એટલે ये जो क्या एक मंत्र है, तदे जति तन्ने जति तद्गुरे तदंतिके तदुअंतर से सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वायेत। मैं केवल तेजी से इसलिए बोला कि इसके बारे में आपको ज़्यादा बताना नहीं चाहता। वो परमात्मा इस ब्रह्मांड के अंदर है, इस ब्रह्मांड में हर स्थान पर है, वो इस ब्रह्मांड के अंतः परिधि में है, वो इस ब्रह्मांड के बाहर की परिधि में है, वो सर्वत्र है। इसका ये अर्थ है, ठीक है। तो इतने बड़े चेतन के बारे में कोई कहे कि साहब ये जो रखा है लड्डू बना हुआ, ये परमात्मा है, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है। तो बड़े से बड़ा चेतन ब्रह्म है या बड़े से बड़ा चेतन परमात्मा। अब आगे चले, अब आपके जीवन की बात करते हैं। अध्ययन हमेशा जब हम पढ़ते पढ़ाते हैं वो कुछ चरणों में पूरा होता है और एक बार में कभी पूरा नहीं होगा। जैसे आपने पढ़ा या सुना, उसका नाम हो गया पठन अथवा श्रवण। क्या हो गया? पठन अथवा श्रवण। तो पठन अथवा श्रवण आपके स्मृति में रहे, या इस विषय से थोड़ा हटकर एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि एक व्यक्ति की प्रतिभा, कहते हैं बड़ा इंटेलिजेंट। क्या है भाई प्रतिभा की परिभाषा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस? कुछ है अनुमान है? प्रतिभा की परिभाषा यदि कोई है तो जिसकी स्मरण शक्ति है वो प्रतिभावान है। समझ में आ गया? मेमोरी इज ब्रिलियंस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्मृति ही प्रतिभा है। मेरे को जो याद है बस वो मेरा है, जो भूल गया वो अंधकार हो गया, गया मामला। जैसे इसमें निकल गया ना, क्या बोलते हैं उसको? ब्लैकआउट। इसमें निकल जाता है, कंप्यूटर में रखा हुआ डिलीट कर दिया, डिलीट। अब जो डिलीट हो गया कुछ बचा ही नहीं। तो स्मृति जब तक मेरी है तब तक मैं प्रतिभावान हूँ, और यदि स्मरण शक्ति नहीं है तो मैं प्रतिभावान नहीं हूँ। ये डागा साहब, अवस्थी साहब ने बताया, याद रखो फॉर्मूले, याद रखो फॉर्मूले, याद रखने के तरीके भी आएंगे, तो मैं बताता हूँ, बाद में बताऊँगा। तो सबसे पहली बात क्या हुई? पठन अथवा श्रवण, सबसे पहली। इसके बाद जैसे आपने कुछ पढ़ा और सुना, उस पर विचार करो। आपको शिक्षक ने बता दिया, ठीक, घर में आया, पुस्तक पढ़ी, उस पर विचार करना आवश्यक है। हम आपसे बात कर रहे हैं या अवस्थी जी ने बात की, सबने बात की, उस पर विचार करना, उसको हम बोलते हैं मनन करना। क्या बोलते हैं? सबने मनन शब्द का प्रयोग किया, इन्होंने भी किया और डागा साहब भी करके गए। उसको क्या बोलते हैं? श्रवण अथवा पठन के बाद जो कुछ श्रवण किया, जो कुछ पढ़ा, उसको मनन करना। मनन के उपरांत एक शब्द है जो सामान्यतः लोगों को पता नहीं है, उसको संस्कृत में बोलते हैं निधिध्यासन। आपने ध्यान शब्द सुना है? ध्यान शब्द जानते हैं आप? ध्यान शब्द को जो अंतर क्रिया होती है उसे ध्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यास। और निधिध्यासन शब्द का अर्थ होता है जो कुछ पढ़ा था, सुना था, उस पर मनन करना, मनन पे पुनः मनन करना, उसका नाम है निधिध्यासन। ठीक है? तो आप जो कुछ पढ़े उसको पढ़ करके उस पर फिर विचार करिए। तीसरी दशा हो गई, थर्ड स्टेज हो गई, निधिध्यासन। शब्द याद रखोगे? निधिध्यासन, निधिध्यास, निधिध्यासन। और लिख लो बेटा, लोग लिख रहे लिख लो।